Hello, good morning, students. Myself is Dr. Anna Mujib, Department of Psychology, Marwadi College, Ranchi. Today, I am going to give a lecture related to therapy. Today, I am going to start behavioral therapy. आज हम लोग व्यवहार चिकित्सा को डिटेल से उसकी चर्चा करेंगे। व्यवहार चिकित्सा मनोगत्यात्मक चिकित्सा के बाद विकसित हुई है। इस चिकित्सा के द्वारा दोषपूर्ण व्यवहार में सुधार लाकर उस व्यवहार को उत्तम या सामान्य बनाया जाता है। इसलिए कुछ लोग इसे व्यवहार परिमार्जन या बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। कहने का अर्थ है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना, मॉडिफाई करना। आए समझ में? यह चिकित्सा विधि सीखने के नियमों, क्लासिकी अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग और क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग के नियमों पर आधारित है। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखा जाता है, तो यहाँ भी जो दोषपूर्ण व्यवहार है जिसका इलाज किया जाएगा, जिसका उपचार व्यवहार चिकित्सक करते हैं, यह भी सीखा हुआ व्यवहार होता है। इसीलिए क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड बताया गया है। इस चिकित्सा पद्धति में क्लाइंट के वर्तमान व्यवहार और चिंतन पर बल दिया जाता है, उसे सुधारने की कोशिश की जाती है, जिसमें विगत घटनाओं, पास्ट जो इंसिडेंट हुआ होता है, उससे उत्पन्न जो दोषपूर्ण व्यवहार होता है उसको इस चिकित्सा में महत्व दिया जाता है, क्योंकि पास्ट का व्यवहार का ही प्रभाव वर्तमान के व्यवहार पर पड़ता है। व्यवहारवादी चिकित्सा की दो मुख्य विशेषताएं भी हैं, फीचर्स। एक है नंबर 1 में उपचार की विधि, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स, और नंबर 2 है व्यवहार परक विधियाँ, बिहेवियरल टेक्निक्स, जिसमें हम लोग देखेंगे पहले उपचार की विधि में कि क्या क्या आता है। तो उपचार की विधि में मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार चिकित्सक ने कई पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें ए है एनालिसिस ऑफ बिहेवियर पैटर्न, व्यवहार पैटर्न का विश्लेषण करना। इसके अंतर्गत मनोचिकित्सक प्रारंभ से ही क्लाइंट के बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बिहेवियर को जानने का प्रयास करते हैं कि क्लाइंट का व्यवहार सामान्य से हटकर दोषपूर्ण जो है वह कैसे हुआ है और क्लाइंट किस किस तरह का व्यवहार कर रहा है। बी, एंटिसिपेशन ऑफ फॉल्टी लर्निंग, यहाँ पर दोषपूर्ण सीखना किस तरह होता है। दोषपूर्ण सीखना के कारण क्लाइंट जो व्यवहार करता है उसका क्या कारण है। वर्तमान व्यवहार से पहले रोगी किस तरह का व्यवहार कर चुका है। जैसे अगर कोई बच्चा बात बात पर झगड़ता है तो यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे के अंदर कौन सा ऐसा फ्रस्ट्रेशन है या कौन सी ऐसी कारण है जिसके कारण बच्चा बिना बात के भी दूसरे बच्चों से लड़ झगड़ रहा है। पहले कुछ ज़रूर इसके साथ कोई घटना घटी होगी या कुछ भी पास्ट में उसके साथ हुआ होगा जिसका प्रभाव उसके वर्तमान व्यवहार पर पड़ रहा है। इस तरह से बार बार एक ही तरह का व्यवहार जो बच्चा कर रहा है, इस तरह के पहले फैक्टर का पता लगाना ही इसमें ज़रूरी होता है और इसे ही एंटिसिपेशन कहते हैं। सी, फैक्टर्स दैट मेंटेन या कंटिन्यू फॉल्टी बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि यह देखा जाता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है
जो क्लाइंट को बार बार एक ही बात कहने पर मजबूर कर रहा है। मनोचिकित्सक उसके पहले के व्यवहार को जानने की कोशिश करता है। जैसे हर बात पर अगर रोगी या कोई बच्चा आक्रामक होता है तो यह जाना जाता है कि आक्रामकता का कारण पूर्व में सीखे हुए दोषपूर्ण व्यवहार का किस प्रकार का नतीजा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा किसी बच्चे का सामान होता है, उसे कोई दूसरा बच्चा ले लेता है तो वह बच्चा उसे छीनना चाहता, अपनी चीज़ों को लेना चाहता है, वह ज़ोर से चिल्लाता है। हालांकि वो पोलाइट होकर भी मांग सकता है, लेकिन वह चिल्लाता ही है, हर बात में वो चिल्लाने लगता है। तो इस चिल्लाने के कारण को बिहेवियर थेरेपिस्ट जो हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वह चिल्लाने से कोई चीज़ इसको मिल जाती है जिसकी वजह से वो चिल्लाता है, कि हम चिल्लाएंगे तो हम उस चीज़ को पालेंगे, या फिर और कोई कारण है। इसी तरह से नंबर डी में है माल फंक्शनिंग बिहेवियर। ये कॉज डिस्ट्रेस होता है। यहाँ रोगी चूँकि चिल्लाता है, बात बात पे झगड़ता है, इसलिए उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और वो आक्रामक होता है, इसलिए उसके स्वयं पर भी प्रतिबल उत्पन्न होता है। इसको भी बिहेवियर जानने की कोशिश करते हैं। ई है मेंटेनिंग फैक्टर्स यूज टू परसिस्टेंस। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा विषय है जिसके कारण एक क्लाइंट बार बार एक ही तरह का व्यवहार करता है, क्योंकि वह अपने व्यवहार को बदलना नहीं चाह रहा है। तो कौन सी ऐसा कारण है जिसे वह बार बार करता है। अब हम लोग देखेंगे एम्स ऑफ ट्रीटमेंट्स। बिहेवियर थेरेपिस्ट जो हैं उनके नज़र में इस उपचार को करने का क्या उद्देश्य है, जिसमें हम लोग देखते हैं एलिमिनेट फॉल्टी बिहेवियर। थेरेपिस्ट सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो फॉल्टी बिहेवियर है, जो दोषपूर्ण बिहेवियर है, जो किसी डर के कारण हुआ है, किसी चिंता के कारण हुआ है, किसी एंजाइटी के कारण है, उसको हम किस तरह निकाल सकते हैं। उसके बाद है सब्स्टिट्यूट विथ अडेप्टिव बिहेवियर। यहाँ पे क्या है, इस उपचार का एक मुख्य उद्देश्य है दोषपूर्ण व्यवहार को हटाकर बेटर व्यवहार या बेटर बिहेवियर को बनाना। यानी जिस कारण से एक क्लाइंट, एक रोगी सामान्य से हटकर व्यवहार करता है, उस व्यवहार को बदलने का प्रयास करना और उसे अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम बनाना, ताकि वो पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार कर पाए। व्हाट थेरेपिस्ट डज, इसके लिए थेरेपिस्ट क्या करते हैं, ये 2 स्टेप उठाते हैं, 2 तरह का स्टेप्स लेते हैं। नंबर 1 में है पूर्ववर्ती संक्रिया, एंटीसीडेंट ऑपरेशन। इस अवस्था में पहले की परिस्थिति पर ध्यान देना कि रोगी वर्तमान में इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, उसमें परिवर्तन लाना, व्यवहार को बेटर बनाना। जैसे अगर कोई बच्चा रात में खाना नहीं खाता है तो यह जानने की कोशिश करना कि वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, उसका पता लगाना कि क्या वह शाम में उसने कुछ ऐसी चीज़ें, उल्टी पुल्टी चीज़ें खा ली हैं जिसकी वजह से उसे अनपच हो गया है, उसका मन नहीं कर रहा है, जिसके लिए वह रात में खाना नहीं खा रहा है। इन चीज़ों को हम एंटीसीडेंट ऑपरेशन के द्वारा एक थेरेपिस्ट देखता है। उसी में नंबर 2 है अनुवर्ती संक्रिया, कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। इसमें क्या किया जाता है कि इस अवस्था में पहले जो वो शाम का नाश्ता करके रात का खाना नहीं खा पा रहा था, तो इस अवस्था में पहले थेरेपिस्ट शाम का नाश्ता बंद करवाते हैं तथा देखना चाहते हैं कि इससे उस बच्चे के व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं। तब वो लोग क्या देखते हैं कि जैसे वो रात का खाना देते हैं तो उसको भूख लगी होती है, क्योंकि शाम में वह कुछ नहीं खाया होता है,
इसलिए रात में उसको भूख लगी होती है और वह अच्छे से खाना खाता है। और अच्छे से खाना खाने के बाद बिहेवियरिस्ट क्या करते हैं कि उसको कुछ रिवार्ड्स देते हैं, कुछ अप्रिशिएट करते हैं, टॉफ़ी देकर, कुछ खिलौना दे करके। तो बच्चा क्या होता है और खुश हो जाता है कि अरे मेरे खाने पर हमको ये चीज़ मिली है, इसलिए वो अप्रिशिएट होकर उस चीज़ को और अच्छे से करने लगता है। इसीलिए इसको दोनों विषय को मिला करके एंटीसीडेंट ऑपरेशन और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन को मिला करके एक कंबाइंड एस्टैब्लिशिंग ऑफ इक्वेशन कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं नंबर 2, उपचार का नंबर 2, बिहेवियरल टेक्निक्स। इसमें कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे स्टेजेस हैं जिसको हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है कि व्यवहार परक चिकित्सा की कई प्रविधियां हैं। चिकित्सक इन प्रविधियों का उपयोग क्लाइंट के अनुकूलित व्यवहार को अनुकूलित व्यवहार में बदलने के लिए करता है। ये प्रविधियां आपके स्क्रीन पे भी हैं। कौन सी हैं? ए में है क्रमबद्ध विसंवेदीकरण, क्रमबद्ध विसंवेदीकरण, संवेदना से बना हुआ है। सिस्टेमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, आए समझ में? इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इस प्रविधि का प्रतिपादन वोल्फ 1958 के द्वारा किया गया। यह डर और चिंता विकारों के उपचार के लिए है। इस प्रविधि को व्यवहार में लाने के लिए कई सारे स्टेप्स हैं, कई चरण हैं, जिसमें नंबर हम लोग का देख रहे हैं इंटरव्यू। सबसे पहले रोगी में भय उत्पन्न करने वाली स्थितियों को जानने के लिए रोगी से साक्षात्कार के रूप में इस बात को जाना जाता है। उसके बाद विश्राम के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन रिलैक्सेशन। यहाँ रोगी को रिलैक्स करना सिखाया जाता है। अपने मसल्स को क्लाइंट रिलैक्स करता है ताकि रोगी विश्राम की अवस्था में आ जाए और उसको बातचीत के द्वारा उसके बारे में जाना जा सके। उसके बाद क्या है? चिंता पदानुक्रम की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइटी हेरिक आर्कीज। यहाँ पे क्या है? इसमें रोगी से डर या चिंता से संबंधित जिससे वह डरता है उसकी लिस्ट बनाने के लिए कहा जाता है। कर्मानुसार सबसे पहले जिससे वह सबसे कम डरता है उसको रखने के लिए कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जिस जिस चीज़ों से उसका डर बढ़ता जाता है उस तरह सीरियली बिठाया जाता है और अंत में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है उसको रखा जाता है। इस तरह इस क्रम में साधारण चिंता से लेकर उच्च चिंता की परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। जैसे अगर कोई रोगी कम ऊंचाई से कम डरता है तो कम ऊंचाई के डर को पहले रखा जाता है और रोगी को सबसे अधिक डर अगर अंधेरे से लगता है तो उस अंधेरे को आखिर में रखा जाता है। तो अंत में रोगी के सामने अंधेरे को रखना, फिर उसे मसल्स रिलैक्स टेक्निक अपना करके उसका उपचार किया जाता है। उसके बाद क्या है? विसंवेदीकरण सत्र, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ सेशंस। इसमें कई सेशन में टेक्निक को अप्लाई किया जाता है। व्यवहार चिकित्सा का यह प्रमुख चरण है। इसमें रोगी को विश्राम या रिलैक्स की अवस्था में लाकर उसके सामने सबसे कम चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपन से लेकर, स्टिमुलस से लेकर उच्चतम चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपन को कर्मानुसार दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक रोगी चिंता उत्पन्न करने वाली स्थितियों की प्रबलता से, उसकी मजबूती से, उसकी क्वांटिटी से कि ज़्यादा हुआ हो रहा है, उससे परेशान होकर रुकने को ना कह दे। इस तरह कई सत्र में ये चिकित्सा की ये टेक्निक अपनाई जाती है। कई सत्रों के बाद
उच्चतम स्तर की चिंता को सहने की क्षमता एक क्लाइंट में विकसित हो जाती है। इस तरह से इस प्रक्रिया को दोहराते रहने से इसका उपचार होता है और क्लाइंट के अंदर जो अधिक से अधिक डर भी होता है वह भी धीरे धीरे उसके मन से निकल जाता है और वह वास्तविक जीवन में आ जाता है कि ये सब मेरा भ्रम था, इसमें डरने की कोई बात नहीं थी। आए समझ में? ये हो गया बिहेवियर टेक्निक्स में ए का, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में। अब हम लोग देखते हैं बी, अंतः स्फोटात्मक और फ्लडिंग चिकित्सा, इम्प्लोसिव एंड फ्लडिंग थेरेपी। इस इम्प्लसिव चिकित्सा में चिकित्सक रोगी को सर्वाधिक भय उत्पन्न करने वाली स्थितियों की कल्पना करने को कहता है। उसको कल्पना करने के लिए कहता है कि जिससे तुमको सबसे ज़्यादा डर लगता है उसको इमेजिन करो कि वह चीज़ तुम्हारे सामने है, तथा चिंता से संबंधित विरुचिकर दृश्यों, अवर्सिव स्किन, विरुचिकर दृश्य जो हमको पसंद नहीं है वैसे दृश्यों को दिमाग में ताज़ा रखने के लिए कहा जाता है, फिर उसको प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह कई सत्रों के बाद रोगी को यह अनुभव होने लगता है, यह महसूस होने लगता है कि यह व्यर्थ में ही वैसे उद्दीपक से चिंतित रहता था, क्योंकि वास्तव में उससे कोई हानि नहीं होती है, केवल वह उसका डर है। ऐसा करने से धीरे धीरे अब अनुकूलित व्यवहार समाप्त हो जाता है और एक बेटर बिहेवियर या एक उत्तम व्यवहार उसमें स्थापित होता है और वह अपने वास्तविक जीवन में आ जाता है। उसी तरह से ये हमारा इसका है, फ्लडिंग का नहीं है, ये आपके अंतः स्फोटात्मक का, इम्प्लोसिव के लिए ये चीज़ है। फ्लडिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि फ्लडिंग में रोगी को वास्तविक परिस्थिति में रखकर उपचार किया जाता है, उसके सामने वास्तविक चीज़ें रख दी जाती, जबकि इम्प्लोसिव में क्या था, इमेजिन किया जाता था कि आपके पास आपके सामने कोई डरने की चीज़ है। इसमें वास्तविक परिस्थिति में रखकर उपचार किया जाता है। जैसे अगर क्लाइंट ऊंचे स्थान पर जाने से बहुत डरता है तो ऐसे व्यक्ति को खासकर ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है और वहां से नीचे देखने के लिए कहा जाता है। ऐसा करने से स्टार्टिंग में उस क्लाइंट के अंदर बहुत डर पैदा होता है, लेकिन जब धीरे धीरे उसको उसी सिचुएशन में छोड़ दिया जाता है तब उसमें यह समझ विकसित हो जाती है कि जिस परिस्थिति से वो डरता था वह वास्तव में वैसी परिस्थिति नहीं है और धीरे धीरे उस परिस्थिति से चिंता मुक्त हो जाता है और वह सही व्यवहार करना सीख लेता है। सी है विरुचि या विमुखी चिकित्सा, अवर्सिव थेरेपी। इस चिकित्सा में चिकित्सक क्लाइंट को आप अनुकूलित व्यवहार न करने का प्रशिक्षण कुछ दर्दनाक उद्दीपकों, पेनफुल चीज़ों को देकर करता है। जैसे किसी स्मोकर जो सिगरेट कई बार पीता है, इसका कोई फ्रिक्वेंसी नहीं, अनगिनत बार दिन में पी जाता है, तो उसके सिगरेट में कुछ ऐसी औषधि भर दी जाती, कुछ ऐसी चीज़ें भर दी जाती जिसका स्मेल ख़राब होता है। तो जब स्मोकर उसको लेता है तो उसमें गंध आती है जिससे उसको दिल मताने लगता है, वो धीरे धीरे उसको कम करता जाता है और ऐसा करते करते वो उस गंध खराब के कारण अपने सिगरेट पीने की आदत को छोड़ देता है। इस तरह से अवर्षण के द्वारा वो अपने आदतों को छोड़ देता है। डी है टोकन या सांकेतिक व्यवस्था, टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी एक ऐसी प्रविधि है जिसमें कुसमायोजन व्यवहार को दूर करने के लिए क्लाइंट को अनुकूली व्यवहार करना कुछ टोकन के रूप में या ठोस पूर्वलन देकर सिखलाया जाता है। इस तरह इस तकनीक में रोगियों को रुपए के बजाय कार्य करने के बदले टोकन का भुगतान किया जाता है और बाद में टोकन के स्थान पे कुछ ऐसी चीज़ें या क्रियाएं पुरस्कार या रिवार्ड के रूप में दी जाती हैं। इसे ही टोकन अर्थव्यवस्था कहा जाता है और टोकन अर्थव्यवस्था के द्वारा रोगी धीरे धीरे सही व्यवहार या वांछित व्यवहार करने लगता है। टोकन इकोनॉमी आपका क्वेश्चन में अलग से भी आता है
कि आप टोकन इकोनॉमी से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई टोकन इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन में कराऊंगी। अब देखते हैं ई, मॉडल की तकनीक, मॉडलिंग तकनीक। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों में नकल करने की, सीखने की आदत होती है, इसलिए बैडूरा ने मॉडल तकनीक का विकास किया और कहा कि मॉडल बच्चों में उत्पन्न भय को दूर कर सकता है तथा मॉडलों की सहायता से बच्चे नए कार्यों को करना सीखते हैं। आए समझ में। लास्ट है बायो फीडबैक। अब हम लोग देखते हैं, मॉडल की तकनीक हो गया, मॉडलिंग टेक्निक हो गया। अब हम लोग देखते हैं बायो फीडबैक। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की असामान्यता के कारण व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है। बायो फीडबैक में रोगी को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा उत्तेजित अपनी निजी शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया को नियंत्रण करने की शिक्षा दी जाती है। ऐसे समझ में। फीडबैक के द्वारा इसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार चिकित्सा के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और क्लाइंट के व्यवहार में परिमार्जन लाया जाता है। थैंक यू।